हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 15। ठीक है, इसके 14 लेक्चर्स पहले आ चुके हैं जिसमें अपन ने थ्योरी पढ़ ली थी। क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है तो अब कुछ लोगों ने डिमांड की थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देने की, तो इसलिए अपन ने पार्ट 15 भी बनाया है जिसमें अपन क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें क्या होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें बोर्ड से रिलेटेड रहेंगे। देखो, इसमें 4 लेवल के क्वेश्चन हैं। पहले लो मार्क्स जो आपके कम नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर है हाई मार्क्स और फिर लॉजिकल और फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे। देखो, अगर आप 90 से 100 के बीच में अगर नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेंगे क्वेश्चन के टाइप समझने में, यानी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप 70 से 80 के बीच में कर रहे हैं तो आपको भी ये पता लगेगा आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा है तो आप ये क्वेश्चन ही करके जाएं, आपको लगभग 70% मार्क्स तो आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है लो मार्क्स, यानी कि ये आपको 1 या 2 नंबर में पूछे जाते होंगे, सब बोर्ड में अलग अलग रहता है। ठीक है, लो मार्क्स के धारा तथा आवेश में संबंध बताओ। ठीक है, करंट और चार्ज में रिलेशन क्या होता है, तो ये अपन ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने, चलो मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें मैं छोटे छोटे सॉल्यूशन बताऊंगा, हिंट बताता जाऊंगा, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो देखना होगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है धारा तथा आवेश में संबंध बताओ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने लो मार्क्स। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे कोई प्रूव नहीं करना है, सीधा संबंध दिखा देना है। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था DI इज इक्वल टू dQ/dt। ठीक है, यानी कि धारा आवेश को अगर अपन समय के रेस्पेक्ट में अवकलित कर दें तो धारा प्राप्त होती है। ये होता है इसका संबंध। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है वहाँ, जहाँ देखो सबसे पहले तो रिलेशन आपको वहाँ लिखना है, फिर जहाँ करके Q इज इक्वल टू आपको लिखना आवेश, T इज इक्वल टू समय, I इज इक्वल टू धारा। ये आपको इतना लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है, कथन तथा सूत्र लिखिए। यानी कि आपको ओम का नियम का कथन लिखना है और सूत्र लिखना है। तो कथन इसमें भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ओम का नियम क्या था कि अगर किसी तार में कोई अपन तार लें जिसकी भौतिक अवस्थाएं सेम रहे, यानी कि ताप दाब ये अवस्थाएं अगर सेम रहे, तो इस तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर इसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यानी कि V समानुपाती I, समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा R I। ठीक है, तो इसको अपन V इज इक्वल टू IR ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कथन मैंने बोल दिया है और सूत्र ये लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें ये सफिशिएंट है, आप कथन लिखें और ये सूत्र लिख दें। लेकिन अगर आप ये भी दर्शाएं, इसका ग्राफ भी अगर आप बना देते हैं V और I का, यानी VI वक्र आप बना देते हैं अगर ओम के नियम का, तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक, बना सकते हैं आप। अब ओमीय चालक के लिए वक्र या ग्राफ बनाइए। तो देखो ओमीय चालक क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी कि जिसके लिए V समानुपाती I होता है।
ठीक है। तो अपने क्या पूछा है, ओमीय चालक के लिए वक्र यानी ग्राफ बताओ। तो ओमीय चालक मतलब ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम के लिए ग्राफ क्या था, V और I ये समानुपाती होते हैं, तो समानुपाती एक नियत रेखा आ जाएगी। तो ये आपको बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किसका बना होता है, कारण दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था टंगस्टन, टंगस्टन टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। अब देखो इसने पूछा है कारण दीजिए, यानी कि ये इसका बना होता है, लेकिन क्यों, इसी का ही क्यों बना होता है, अपन और किसी का क्यों नहीं बनाते। इसका कारण होता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, गलनांक जो होता है वो होता है हाई, यानी हाई हाई मतलब ज़्यादा होता है। जिससे क्या है, अगर कभी कुछ ज़्यादा करंट आए तो भी वो पिघले ना, ठीक है, और वो फ्यूज़ ना हो बल्ब, ठीक है। इसलिए इसको टंगस्टन धातु का बनाते हैं। अब नेक्स्ट है, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो ये भी अपन ने पढ़ा था, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसका तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट जो आता है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में मुख्य अंतर क्या है, यानी कि प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल और जो द्वितीयक सेल होते हैं, ठीक है, उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस यही होता है, जो प्राथमिक सेल होते हैं इनमें जो रिएक्शन होती है वो होती है अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, यानी कि इरिवर्सिबल। और जो द्वितीयक होते हैं इसमें होती है व्युत्क्रमणीय। अब देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अव्युत्क्रमणीय मतलब अपन इसको दोबारा चार्ज करके यूज नहीं ले सकते। एक बार चार्ज खत्म हो गया इसको अपन यूज नहीं ले सकते, लेकिन इसको दोबारा अपन चार्ज करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया व्युत्क्रमणीय होती है, एक बार इधर हुई अभिक्रिया दोबारा उल्टी रिएक्शन भी अपन करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किरचॉफ का संधि नियम क्या है, ठीक है। तो किरचॉफ का संधि नियम भी अपन ने एक अलग वीडियो में पढ़ा था। किरचॉफ ने यह कहा था कि किसी भी परिपथ में किसी संधि बिंदु पर, यानी कि कुछ शाखाएं अगर ऐसे जा रही है तो उसके संधि बिंदु पर, ठीक है, मान लो ये I1 है, I2 है, I3 है और I4 है, ठीक है। तो किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराओं का योग चिन्ह के साथ, यानी बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसका मतलब ये है समेशन I इज इक्वल टू 0, यानी कि कुल धाराओं का चिन्ह के साथ योग यानी बीजगणितीय योग 0 होगा। तो अपन लिख सकते हैं इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसमें आपको क्या लिखना है, एक तो कथन लिख देना है और फिर ये डायग्राम बना के ये लिख देना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श अमीटर व वोल्टमीटर के प्रतिरोध का मान बताओ। तो देखो जब मैंने बताया था कि वोल्टमीटर और अमीटर कैसे बनाए जाते हैं, तब मैंने बताया था कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन 0 रखते हैं, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आदर्श कंडीशन होती है वो होती है 0। और वोल्टमीटर का अपन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, और आदर्श कंडीशन के लिए होता है इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जूल का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जूल का ऊष्मीय प्रभाव का कथन तो ये है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, जूल का ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ठीक है। अब इसको एक तो आपको कथन लिखना है, फिर आपको
जूल के उसमें प्रभाव को एच या इसको अपन ने डब्ल्यू भी पढ़ा था, डब्ल्यू इज इक्वल टू VIT, ये था जनरल फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको उसमें चाहिए धारा में तो I²RT, ये अपन पढ़ चुके हैं। और अगर आपको वोल्टेज में चाहिए तो H इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। ठीक है, कथन लिखना है और फॉर्मूला लिख देना है। अब देखो, ये हो गए लो मार्क्स के। इसमें क्या था, सीधे सीधे पूछ रहे थे, कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं था। अब है लॉजिकल, जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। ठीक है, अपना दिमाग यूज करना है। ये भी पहले इतने नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल बोर्ड में ऐसे पूछे जाने लगे हैं लॉजिकल क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते समय शंट का प्रतिरोध कम रखा जाता है, क्यों? अब देखो, इसमें आपको कह दिया है कि कम रखा जाता है, लेकिन पूछा क्या है, कारण, कम क्यों रखा जाता है। तो इसको मैंने पढ़ाते टाइम आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था ये इंटरेस्टिंग बात है। देखो, इसमें बात मैंने ये बताई थी कि जो समांतर क्रम में अपन प्रतिरोध संयोजित करते हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है, यानी कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध आता है, वो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध जो अपन ने सब जोड़े हैं ना, जैसे 4 प्रतिरोध जोड़े हैं, जिसमें से तीसरा प्रतिरोध मैंने सबसे न्यूनतम लिया है, मान लो 3 ओम का, और बाकी सब हजारों में। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा इक्विवेलेंट, वो 3 ओम से भी कम आएगा। कहने का मतलब ये है कि समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध मिनिमम अपने को इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिनिमम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़ते हैं। कारण क्या है, ताकि अपने को प्रतिरोध कम मिले, और कम मिलेगा प्रतिरोध तो वो धारा का व्यय कम करेगा। ठीक है, क्योंकि अमीटर में धारा का व्यय, इसलिए अपने उसको कम रखते हैं, इसलिए जो धारा का व्यय होगा, फालतू का खर्च होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर ना समझ में आई तो आप उस वीडियो से रिलेटेड जो मैंने बताया था, जिसमें अमीटर बनाना सिखाया था, उसमें देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब किसी तार में धारा का प्रवाह होता है तो वह गर्म हो जाती है, क्यों? ठीक है, इसका सीधा सा कारण तो ये है कि जूल का ऊष्मीय प्रभाव। लेकिन इसको आप अंदर में भी देख सकते हैं कि ऐसा क्या होता है उसके ऊष्मीय प्रभाव में। उसमें होता ये है कि जब अपन धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें अणु आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो आपस में अणु टकराते हैं तो क्या होता है, कॉलिजन, यानी टक्कर होती है। टक्कर के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धातु के तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, जो धातु की चीज़ें होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसमें गति करते रहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। फिर भी उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपको भी पता है, जब तक अपन वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, धारा कोई प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जब तक उसके सिरे पर विभव स्रोत न लगाया जाए। कारण दीजिए। ठीक है, इसने आपको कह दिया है कि कोई धातु जब तक अपन विभवांतर अप्लाई नहीं करते हैं तब तक उसमें कोई धारा नहीं बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं। वो अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मान लो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर धारा बहेगी, ये अपन ने पढ़ा है। लेकिन ये कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें बह रहे होते हैं, फिर धारा क्यों नहीं बहती? इसका कारण ये है कि ये अपन ने उस टाइम उसमें पढ़ा था कि जब किसी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हो। ठीक है, किसी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हो तो उसकी विपरीत दिशा में धारा बहेगी। लेकिन जो धातु होती है जिसमें अपन वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूँ, ये ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि जिग जैग मोशन करता रहता है। ठीक है, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब अपन वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करने लगता है और उसकी विपरीत दिशा में धारा बहने लग जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है, ज़्यादा लॉजिकल तो नहीं है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा जाता है बहुत बार, और थोड़ा हो सकता है आपको टफ भी लगे। ठीक है, यदि L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक तार को खींचकर
तार की त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या की आधी कर दी जाए, तार का प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसने अपने को कहा है कि अगर अपने पास कोई एक तार है, ये है इनिशियल कंडीशन यानी प्रारंभिक अवस्था, फिर ये है दूसरी कंडीशन। इसमें मैं मान लेता हूँ L1 लंबाई है और A1 इसका ये जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो है। और इसको अपन जब लंबी करेंगे खींच के तो सीधी सी बात है एरिया कम होगा यानी कि पतली होगी, मान लेता हूँ A2, और लंबाई बढ़ेगी तो L2। ठीक है, अब अपने क्या पूछा इसने, प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा, तो अपन क्या दोनों के लिए प्रतिरोध निकाल लेते हैं, फिर गुना तो वहीं से देख ही लेंगे। तो देखो कंडीशन पहली के लिए निकालेंगे, दूसरी के लिए निकालेंगे। तो अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध क्या होता है, रो L बाई ए, क्योंकि मटेरियल सेम है। रो तो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, तो मटेरियल अपन ने चेंज किया नहीं है तो सेम है, तो अपन मटेरियल तो इसके लिए भी क्या होगा, रो L2 बाई A2, इसके लिए 1 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो रो तो सेम है, तो मैं यहाँ से प्रतिरोध, रो तो सेम है तो इस पर डिपेंड करना नहीं है, तो मैं सीधा L1 बाई A1 भी लिख सकता हूँ और इसको L2 बाई A2, क्योंकि अपने को तो कितने गुना होगा वो निकालना है, तो मटेरियल सेम है तो अपन इसको रो को हटा सकते हैं, तो इसको मैंने हटा दिया। फाइनली अपने पास आ गया रो R इज इक्वल टू L1 बाई A1। तो अपने को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और लंबाई अपने को पता ही है और एरिया इसमें रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास R आएगा, वो आएगा L1, या अपने इसको L ही रखते हैं, ठीक है, बटा पाई R स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया अपने को इस क्रॉस सेक्शन का देखना है जो कि एक सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास R। ठीक है, अब कहा है कि इसको खींच के क्या कर दिया जाता है, प्रारंभिक त्रिज्या की आधी कर दी जाती है। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई R/2 का स्क्वायर, त्रिज्या क्या कर दी आधी, तो जो A2 आ जाएगा वो आ जाएगा पाई R स्क्वायर बाई 4। अब पाई R स्क्वायर क्या था, ये था A, पाई R स्क्वायर क्या था, A प्रारंभिक एरिया, तो अपन A2 को क्या लिख सकते हैं, A/4, यानी कि A2 है जो A का 1/4 है। एक बात तो ये पता लग गई, क्योंकि अपने को L और A चाहिए, तो A तो निकल गया, अब L चाहिए। L के लिए मैं एक आपको बात बताता हूँ कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब ये देखो तार तो अपने पास वही थी, खींचने से इसका वॉल्यूम कहीं नहीं जाना है, लंबी हो गई तो क्षेत्रफल कम हो गया, लेकिन वॉल्यूम वही रहना है। तो एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ए क्या है, क्षेत्रफल इनटू लंबाई क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा यानी कि आयतन, वो प्रारंभिक का और अंतिम का सेम रहेगा। तो अपने को पता है यहाँ ए है, A1 इज इक्वल टू ए है, और L1 इज इक्वल टू एल है, इज इक्वल टू A2 की जगह क्या है, A/4 है, और L2 अपने को निकालना है, तो ए से ए काट देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया L2 इज इक्वल टू 4L। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को वापस देखें एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से अपने को L2 भी मिल गई और A2 भी मिल गया, तो अपन R निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू L2 बाई A2, यानी कि L2 क्या है 4L बाई A2 क्या है A/4, 4 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 16L बाई A, ये क्या है R2। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू L बाई A। तो ये था L बाई A,
और ये है 16L/A। तो अपने क्या पूछा है, कितने गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुना। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कमरे में 40 श्रेणीबद्ध बल्बों की झालर जल रही है, यानी कि श्रेणी क्रम में 40 जो बल्ब वो जल रहे हैं। उनमें एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, 40 जल रहे हैं, एक फ्यूज हो जाता है किसी कारणवश। शेष 39 बल्बों को पुनः श्रेणी क्रम में, ठीक है, करके उसी सप्लाई का मतलब यहाँ ये है कि वोल्टेज है जो वो अपन ने पहली कंडीशन में ये V अप्लाई किया था, दूसरी में भी V, यानी कि वोल्टेज सेम है। तो कमरे में यानी उसी सप्लाई से जला दिया जाता है, तो कमरे में प्रकाश बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखते ही अपने सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है कि जब बल्ब ज़्यादा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है प्रकाश ज़्यादा होगा, और जब बल्ब कम होंगे तो प्रकाश कम होगा। लेकिन आपको ये अपन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये अपन नॉर्मली अपने रूम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने रूम में, घरों में जो होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन होता है। अब जिसमें क्या होता है, जितने प्रतिरोध ज़्यादा जोड़ेंगे उसका प्रतिरोध रिजल्टेंट कम आएगा, क्योंकि समांतर क्रम में 1/n में जुड़ते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट कम आता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा सेल बल्ब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और वोल्टेज तो सेम है, तो अपने को धारा ज़्यादा मिलेगी और प्रकाश ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ इसने कंडीशन दी है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वो सीधा जुड़ता है, R1 + R2 + R3 + R40। ठीक है, अब ये था प्रारंभिक प्रतिरोध, तो धारा आएगी V/, मैं ऐसे लिख देता हूँ 40R। अगर प्रत्येक का R प्रतिरोध है तो ये 40R होगा, तो इतनी धारा मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये इतनी धारा मिल रही है, तो इतना प्रकाश इस धारा के कारण हो रहा है। लेकिन जब एक फ्यूज हो जाता है और बाकी को अपन दोबारा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, फिर धारा क्या होगी V/39R, जो कि ज़्यादा है, ये धारा ज़्यादा है, तो अपने को प्रकाश भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब श्रेणी क्रम में होता है तो जब बल्ब कम होंगे तो क्या होगा, प्रकाश ज़्यादा होगा। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर। लॉजिकल अपन ने देख लिए, शॉर्ट आंसर देख लिए, अब देखते हैं लॉन्ग आंसर। इसमें क्या है, ये सीधे मैंने सबके लगभग वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देखेंगे अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इतना लंबे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो पहले बहुत लंबा हो चुका है। विद्युत धारा तथा विद्युत आवेश में संबंध को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, और आपको फिजिक्स से डर लग रहा है तो ये आप ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो मैं इसको संबंध बता देता हूँ, और जो मैंने पहले बताया है, DI = dQ/dt। ठीक है, इसको आपको मैंने पूरा प्रॉपर वे में डायग्राम बना के समझाया हुआ है, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं। ठीक है, ओम का नियम लिखते हुए ओमीय तथा अनोमीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओम का नियम अभी मैंने बताया, और ओमीय पदार्थ क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जिनके लिए ग्राफ VI ग्राफ सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, और अनोमीय जो मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ग्राफ सीधा नहीं प्राप्त होता, वो कैसे भी हो सकता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो बन चुका है, आप अलग जाके देख सकते हैं। प्रतिरोध क्या है, ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता पर प्रकाश डालिए। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, जब धारा प्रवाहित हो रही होती है किसी तार में, तो उसको रेजिस्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ही प्रतिरोध है, यानी धारा में प्रवाह का जो विरोध होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। इसकी निर्भरता कुछ तो यहीं से पता लग जाएगी, R = ρL/A।
रो एल बाई ए। तो इसकी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोध, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और ए, यानी कि उस तार की लंबाई पे, उसके पृष्ठ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है धातुओं के लिए। ठीक है, तो ये आपको दिखानी है निर्भरता और प्रतिरोध क्या होते हैं। और सिंबल भी आप इसमें बनाएंगे तो सही रहेगा। आप सिंबल भी बना सकते हैं। ये आपको ज़रूर दिखाने हैं, क्योंकि इसी से पता लगता है कि अपन इसको कहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल के विद्युतवाहक बल ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया। इसमें V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये दो फॉर्मूले थे। किस कंडीशन में कौन सा अप्लाई करेंगे ये मैंने पूरा बता रखा है और इसको डिराइव करा रखा है। ठीक है, तो ये आप करके जाएं एग्जाम टाइम में। अब है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तुल्य प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में पूछा है, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अगर n प्रतिरोध है तो Rn। ये मैंने आपको डिराइव करवाया है अलग से, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीटर सेतु की कार्यप्रणाली को सचित्र समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं बहुत बार। मीटर सेतु, आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, और क्या करना है, इसकी फॉर्मूला लिखना है और इसमें क्या क्या टर्म यूज होती है और कार्यप्रणाली लिखनी है, यानी कैसे काम करता है मीटर सेतु और कहाँ अपन यूज लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसको अलग से पढ़ाया है और ये भी पढ़ाया है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, विस्तार से समझाओ। ठीक है, तो ये थे बड़े क्वेश्चन, इनके लगभग सारों के अलग से वीडियो बने हुए, आप समझ सकते हैं। अब है न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए। ठीक है, आसान पूछते हैं। किसी चालक तार में बह रहे आवेश की समय पर निर्भरता निम्न समीकरण से दी जाती है। यानी कि जो आवेश है, किसी चालक तार में आवेश बह रहा है, मतलब सीधी सी बात, धारा बह रही है, आवेश के उल्टा धारा बहेगी। ठीक है, तो देखो, जो आवेश बह रहा है उसकी समय पर निर्भरता इस समीकरण द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो चालक में बहने वाली धारा की समय पर निर्भरता बताइए। तो अपन ने एक बात पढ़ी है कि डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि जो आवेश का समीकरण है उसको टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पे, यानी डिफ्रेंशिएशन करने से अपने क्या मिलता है, धारा मिलती है। ठीक है, तो अपन क्या कर लेंगे, इसका कर लेंगे डी क्यू की वैल्यू क्या है, टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस के बाई डी टी। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ये कैसे आया, क्योंकि आप 12th क्लास के हैं तो ये बेसिक अवकलन आपको आई होप आता ही होगा। इसमें अपन क्या करते हैं, n को आगे ले आते हैं जो पावर में होती है, और फिर जो x की पावर है n-1 कर देते हैं, ये ऐसे अवकलन कर देते हैं dx की पावर n का dx के सापेक्ष। ठीक, तो ऐसे अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये क्या आ गई, ये आ गई आई की इक्वेशन, टी के मतलब टी के पदों में, जो कि अपने को पूछी थी, समय पर निर्भरता पूछी थी, तो इससे आ जाएगी। अब देखो, निम्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध का मान बताओ। ये क्या है, वो कार्बन प्रतिरोध है, जिसमें क्या होता है, कलर दे रखे होते हैं, 4 या 3 कुछ कलर दे रखे होते हैं, और उससे अपने क्या पूछते हैं, प्रतिरोध की वैल्यू पूछते हैं। तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया और एक ट्रिक भी बताई है कि कैसे उस कलर के लिए याद रखी जाती है उसमें वो वैल्यू। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखें, ये आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है,
इसका फॉर्मूला ये होता है कि इस कलर के लिए और इस कलर के लिए शुरुआत के दो कलर का गुणांक लिखते हैं। मान लो इसका गुणांक ए है, इसका बी है, तो ए बी आर इज इक्वल टू जो टोटल प्रतिरोध होगा ए बी इंटू इसके लिए मान लो 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, ये अगर 10 की पावर एक्स, ये क्या है 10 की पावर एक्स, अगर आप वो वीडियो देखेंगे पता लग जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये क्या होती है, इसके लिए होती है ये कितने परसेंट है, परसेंट में वैल्यू, ठीक है। तो ये आप वीडियो देखें, आपको वो समझ में आ जाए। तो फाइनली चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि आपने को प्रतिरोध परिपथ दे रखा है पी और क्यू के बीच का, अपने को क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध यानी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो अपने को अगर आपने हमारे लगातार वीडियोस देखा है तो आपको देखते ही आप समझ गए होंगे अपने को क्या करना होता है ऐसे में। देखो सबसे पहले यहाँ देखो, ये दोनों क्योंकि इक्विवेलेंट में अपने को क्या होता है, सारे प्रतिरोधों को मिला के अपने को एक प्रतिरोध में बदलना होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में, जिनको अपन आसानी से एक प्रतिरोध में बदल सकते हैं। कैसे, आर इक्विवेलेंट इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों श्रेणी क्रम में तो सीधे जुड़ जाएंगे, 3 + 4 7 ओम, ठीक है। फिर देखो इसको अपन क्या लिख देंगे, किसी मतलब एक में बदल लेंगे, 7 ओम का एक प्रतिरोध। फिर ये 7 ओम और ये समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में अपन कैसे जोड़ते हैं, 1/, करके जोड़ देते हैं। फिर ये जो इन सब का एक आएगा, ठीक है, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर उस एक को इसके श्रेणी में जोड़ देंगे, फिर उसका उन दोनों का एक आ जाएगा। तो ऐसे अपन इनका क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं वो वीडियो देखें, आपको आसानी से और कैसा भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वो देख लें। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर का मोटिव ये था, आपको ज़्यादा समझाना मोटिव नहीं था, ये मोटिव था कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि समझा तो मैं पहले ही चुका हूँ, ठीक है। 14 पार्ट मैंने बनाए हैं इस चैप्टर के, तो वहाँ मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और अगर आप नहीं देखते हैं हमारे रेगुलर वीडियोस, आज पहली बार आए हैं, तो आप हमारे वीडियोस पहले के देख लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कुछ भी डाउट रह गया हो, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड आपको कहीं भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो देखते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।